Hello everyone. Today I am going to tell you about the Fauvism. फाविज्म जिसे हिंदी में फाववाद भी कहा जाता है। फाववाद एक ऐसा कला आंदोलन रहा है जिसका समय 1899 से लेकर 1908 तक। फाविज्म को 20th सेंचुरी का फ्रेंच अवांग-गार्ड आर्ट मूवमेंट में से एक माना जाता है। ये वो समय था जब टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, कार और ऐसे ऐसे इन्वेंशंस चारों तरफ हो चुकी थी। फोटोग्राफी अब आम इंसान की पहुंच तक आ चुकी थी और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता था। फाविज्म की शुरुआत 1899 में होती है। ये वो समय था बहुत ज़्यादा परिवर्तन कला में देखे जा सकते हैं। एक तरफ तो फ्रेंच कला का एक महान कलाकार वान गोग गुजर चुके थे, लेकिन उनकी कला शैली लोगों के मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ चुकी थी। साथ ही गोगिन की कला के रंग और उनकी शैली भी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नई थी। और सेजान की अगर बात की जाए तो उनके बनाए हुए क्यूबिज्म को, जो कि वो आर्ट में क्यूब्स का इस्तेमाल करते थे या सिलेंड्रिकल फॉर्म का इस्तेमाल करते थे, वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नए थे तो कुछ लोगों के लिए इतने अटपटे थे कि उनकी समझ से परे थे। फाव कलाकारों का इस कला के पीछे कोई भी सैद्धांतिक विचार नहीं रहा था। बस उनका तो मानना था कि अब तक प्रभाववाद का जो दास्तु है, जो कि सूर्य के प्रकाश को लेकर वो बार बार चित्रण करते हैं, उस चित्रण को छोड़ दिया जाए, बल्कि उसकी जगह पर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, कलाकार के व्यक्तिगत भावनाओं को स्थान दिया जाए। और इसी के विरोध में फाव कला का जन्म होता है। अगर विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्तिगत भावनाएं सबसे शीर्ष पर रखी जा सकती हैं, क्योंकि इन कलाकारों की अगर पेंटिंग को देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी कलाकार हुए हैं फाव कला के, अगर ब्रामाइन की बात की जाए, मातिस की बात की जाए, देरेन की बात की जाए, तो उन कलाकारों की जो शैली रही है, उनके जो तरीके रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। उनकी वजह थी उनके व्यक्तिगत अनुभव, उनकी व्यक्तिगत भावनाएं। के कलाकारों ने रूप को बहुत ज़्यादा सरलीकृत कर दिया था, बहुत ही सरल रूपों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर रेनेसां की एनाटॉमी के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई स्थान था। यहाँ पर फ्लैट वे में बहुत ही स्पार्ट तरीके से रंगों को लगाया गया है और रंगों के जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। फाववाद के कलाकारों की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चमकीले और भड़कीले रंगों का इस्तेमाल किया है। उसके पीछे रही है उनकी विशुद्ध रंगों को इस्तेमाल करने की सोच। फाववाद के जितने भी कलाकार हुए हैं उन्होंने विशुद्ध रंगों का इस्तेमाल किया है, प्योर कलर्स का यूज़ किया है। कभी कभी तो डायरेक्ट वो कैनवास के ऊपर सीधा ट्यूब से रंग को इस्तेमाल कर दिया। केमिस्ट माइकल यूजीन शेरियल ने अपना बहुत ज़्यादा वक्त लाइट फास्ट ब्लू कलर और वायलेट डाइज को बनाने में लगाया। उनके द्वारा किए गए कलर्स के क्लासिफिकेशन का 19वीं शताब्दी के फ्रेंच कलाकारों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। खासकर डेलाक्रॉक्स से लेकर मातिस तक जितने भी फ्रेंच कलाकार हुए हैं उन्होंने उनकी इस रंगों के क्लासिफिकेशन और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के इस्तेमाल अपनी पेंटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा किया। वान गोग की अगर बात की जाए तो उनके ब्रश के स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा तेज गति के साथ होते थे। उनका रंगों का इस्तेमाल भी वो अपनी भावनाओं के आधार पर ही करते थे। ऐसे में उनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ कलाकारों के ग्रुप ने अपने एग्जीबिशन 1905 में लगाए। 1905 में सैलॉन दे ऑटोमन नाम के एक ऐसे एग्जीबिशन हॉल के अंदर एग्जीबिशन लगाई गई। ये एग्जीबिशन हॉल जो है वो फ्रांस जॉर्डन ने बनाया था, जो कि खुद पेशे से एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एग्जीबिशन हॉल अवांग-गार्ड, फ्रेंच अवांग-गार्ड आर्टिस्ट जो थे, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस सैलॉन को क्रिएट किया था, एस्टैब्लिश किया था। सैलॉन ऑटोमन में लगाई गई एग्जीबिशन को देखने के लिए जब एक कला आलोचक आर्ट क्रिटिक लुइस वेलास्केज आते हैं तो वो पाते हैं कि इस एग्जीबिशन के अंदर मार्क्सवे नाम के एक स्कल्पटर ने, एक आर्टिस्ट ने एक ऐसी कृति रखी थी, एक ऐसा स्कल्पचर उन्होंने बनाया था जो कि उन्होंने 14वीं शताब्दी के मूर्तिकार से प्रभावित होकर बनाया था। उसका स्टाइल बिल्कुल 14th सेंचुरी के स्कल्पचर के जैसा था, लेकिन जो एग्जीबिशन में पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी, जैसे कि मातिस, वालामैंक या बराक की जो पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई थी, उनका बनाने का तरीका बहुत ही अलग था। इस तरीके के आर्ट के बीच जब मार्क्सवे के स्कल्पचर को लुइस वेलास्केज देखते हैं तो वो एकदम से उनके मुंह से निकल, देखो जंगली जानवरों के बीच में डोनाटेला। यहीं से फाववाद को नाम दिया गया। फाव वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया, फाव वर्ड का मीनिंग होता है वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर। तो यहीं से फाववाद नाम उनके साथ लगा दिया गया। और
फाविज़्म को उसकी ऊंचाइयों तक ले जाने में गुस्टेव मोरियो का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुस्टेव मोरियो ये एकोल दे बेaux-आर्ts, जो कि पेरिस का एक बहुत बड़ा आर्ट स्कूल रहा है, जहाँ से बाद में बहुत से इंडियन आर्टिस्ट ने भी आर्ट की स्टडी वहाँ जाकर की। तो पेरिस का एकोल दे बेaux-आर्ts स्कूल के अंदर गुस्टेव मोरियो नाम के एक सिंबलिस्ट आर्टिस्ट थे, जो कि मातिस, रूज़ेल्ट और एल्बर्ट मार्क्यूट के टीचर रहे थे। ये मोरियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों के एक अध्यापक रहे हैं। मातिस ने एक पब्लिशर टेरियोद को स्पष्ट रूप से कहा था, हमारे विचार थे रंगीन आकारों से रचना, रंग की स्वाभाविक चमक की सुरक्षा व प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करने के हेतु वस्तु के निजी रंग की उपेक्षा करने के सिद्धांत का विरोध। मेरे चित्र संगीत में मैंने आसमान को सबसे नीले तेज रंग से बनाया, वृक्ष को सबसे तेज हरे से, व मानव शरीरों को सिंदूर से चित्रित किया है। इन तीनों रंगों से मैंने प्रकाश के प्रभाव के साथ रंगों की सुसंगति की भी रक्षा की, जिसके लिए रंगों का विशुद्ध रूप में प्रयोग आवश्यक था। रंगों का इस्तेमाल उन्होंने भावनाओं के तरीके से किया है, ना कि ओरिजिनलिटी, जैसे कि सामने कोई चीज़ नज़र आती है, नैसर्गिक रंगों का इस्तेमाल ना करके उन्होंने भावनाओं के आधार पर रंगों का इस्तेमाल किया है। उनका मानना था कि अंतःकरण जो है वो किसी भी एकेडमिक थ्योरी से कहीं ज़्यादा ऊपर है। कहीं ना कहीं वो सिद्धांतों से ऊपर अंतःकरण को रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भावनाएं जो हैं वो हर सिद्धांत से ऊपर है। वो रंगों का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक तरीके से करते थे। जैसा उन्हें किसी चीज़ को देखकर महसूस होता था, वैसा ही रंग को रूप के अंदर देना पसंद करते थे। फाविज़्म के रंगों को देखकर अगर हम ये कहें कि ये पहला ऐसा इज़्म रहा है जिसमें उन्होंने इस तरीके के रंगों का इस्तेमाल किया जाए, तो वो गलत हुआ, क्योंकि फाविज़्म की जो प्रेरणा है वो गॉगिन से देखने को मिलती है, क्योंकि गॉगिन ने और वान गोग और सेज़ान, ये तीन ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने वक्त पर कला के हर नियम, कायदे, कानून या कैनन को वायलेट कर दिया था, तोड़ दिया था। उन्होंने अपने ही तरीके से चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया था। अब तक के जितने भी कलाकार जो इज़म्स रहे हैं, अगर इम्प्रेशनिज़म की बात की जाए या पोस्ट इम्प्रेशनिज़म की बात की जाए या क्यूबिज़म की बात की जाए, तो उन इज़म्स के अंदर मौजूद जितने भी कलाकार हुए हैं वो अक्सर कैफ़ेज़ के अंदर जाकर कला के ऊपर वाद विवाद तर्क किया करते थे। उनको इस तरीके से मिलना बहुत पसंद था। लेकिन फाविज़्म के कलाकारों की अगर बात की जाए तो उनका स्वभाव इनसे बिल्कुल अलग था। उन्हें साहित्य, नाटक या काव्य या किसी भी तरीके के कैफ़े के अंदर कला को वाद विवाद को लेकर उनमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। फाविज़्म के कलाकारों की संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मातिस, डेरेन, ब्लाउमेंग, इन सब की अगर बात की जाए तो खुद में एक बहुत अच्छे वादक भी रहे हैं। शायद यही वजह रही कि उनकी पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा लचक और संगीत में सुरमय रंगों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने चीज़ों को जैसी बाहर दिखाई देती है एज इट इज़ वैसा ना बनाकर अपने ही धुन, अपने ही राग और अपने ही आलाप उन्होंने अपने कैनवास के ऊपर गाए हैं, जिसकी वजह से उनकी पेंटिंग जो है मौजूदा इज़म्स से अलग साबित होती है।